अगर आप अपने परिवार से दूर किसी अनजान और डरावनी जगह पर फंस जाएं, जहां हर कदम पर मौत मंडरा रही हो, न खाने को कुछ हो न पीने को पानी, ऐसे में आप क्या करेंगे? हार मान लेंगे या हिम्मत दिखाकर हालात से लड़ेंगे? आज की कहानी हमें ले जाती है हजारों साल पीछे, उस समय में जब इंसान जंगलों में छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। जिंदा रहना एक जंग था, हर सांस के लिए लड़ाई, जंगली जानवर, कड़कती सर्दी और भूख, यही उनकी असली दुनिया थी। ये कहानी है ताऊ नाम के एक सरदार की, जो अपने कबीले के लोगों के साथ शिकार पर निकला था। सर्दी का मौसम नजदीक था और खाने का इंतजाम जरूरी। उनका निशाना था जंगली भैंसों का एक झुंड। सभी शिकारी धीरे धीरे रेंगते हुए झुंड के पास पहुँचे। ताऊ ने सबको इशारे से तैयार रहने को कहा। जैसे ही सही मौका आया, सभी ने मिलकर भैंसों पर हमला कर दिया। भैंसों को खतरे का आभास हुआ और वो भागने लगी, सीधा एक गहरी ढलान की ओर। ढलान पर फिसलती हुई कई भैंसें गिर पड़ी, लेकिन एक भैंस बच गई और वो बेहद गुस्से में थी। उसने अपना निशाना बनाया ताऊ के बेटे केड़ा को। केड़ा पहली बार अपने पिता ताऊ के साथ शिकार पर आया था। उसके लिए ये रोमांच से भरा एक नया अनुभव था, लेकिन जैसे ही एक गुस्सैल जंगली भैंस उसकी ओर लपकी, उसका रोमांच डर में बदल गया। वह जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन भैंस तेज थी, बहुत तेज। कुछ ही पलों में उसने केड़ा को अपनी सींगों से जोरदार टक्कर मारी। केड़ा हवा में उछलता हुआ जमीन पर आ गिरा और बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन भैंस का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने फिर से हमला किया। इस बार केड़ा को अपनी सींगों में फंसा लिया और ढलान की ओर दौड़ने लगी। दूसरी ओर ताऊ ने यह सब देख लिया था। वह चीखा, भाला उठाया और पूरी ताकत से उस भैंस पर फेंका। भाले ने भैंस को घायल तो कर दिया, लेकिन वह रुकी नहीं और आखिरकार उसने केड़ा को एक गहरी खाई में फेंक दिया। और यहीं से कहानी मुड़ती है। एक हफ्ता पहले कबीले में शिकार की तैयारियां जोरों पर थीं। सभी लोग पत्थरों से नुकीले हथियार बना रहे थे। तो सबसे सटीक और घातक हथियार बनाएगा, वही शिकार पर जाने के योग्य माना जाता था। इस परीक्षा में ताऊ का बेटा केड़ा भी शामिल था। उसने मेहनत की और एक बेहतरीन भाला बनाया और वो परीक्षा पास कर गया। कबीले की परंपरा थी कि जो नए शिकारी होते हैं, उन्हें अपनी हिम्मत साबित करनी पड़ती है। इस परंपरा के तहत उन्हें अपने ही लोगों की मार सहनी होती थी, एक प्रकार की सहन शक्ति की परीक्षा। ये केड़ा के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने सब कुछ सहा, चुपचाप डटकर। परीक्षा खत्म होने पर ताऊ ने उसे उठाया। उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। उसका बेटा अब एक योद्धा बन चुका था, लेकिन हर माँ की तरह केड़ा की माँ की आंखें डरी हुई थी। उस रात उसने ताऊ से कहा, मुझे डर है, हमारा बेटा अभी तैयार नहीं है, उसकी उम्र बहुत कम है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। ताऊ ने प्यार से समझाया, हमारी जिंदगी का यही नियम है, अब वह लड़का नहीं रहा, एक योद्धा है और एक दिन मेरे बाद यही इस कबीले का सरदार बनेगा। अगली सुबह ताऊ और उसके शिकारी तैयार हो जाते हैं। केड़ा की माँ बेचैन होकर दूर से देख रही होती है। ताऊ उसे भरोसा दिलाता है, घबराओ मत, अब वो बच्चा नहीं रहा। और फिर सफर शुरू होता है। घने जंगलों और उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए वे मीलों दूर निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक दूसरे कबीले से होती है। दोनों कबीले मिलकर शिकार पर साथ निकलने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक प्राचीन समाधि तक पहुँचते हैं। पत्थरों से बनी वह जगह उनके पूर्वजों की याद दिलाती है, जो कभी शिकार के दौरान मारे गए थे। परंपरा थी कि जो योद्धा शिकार में जान गंवा देता, उसकी याद में एक पत्थर की समाधि बनाई जाती। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक जंगली सुअर नजर आता है। शाम होने वाली थी, इसलिए वे उसे घेर लेते हैं और यहीं से असली शिकार की शुरुआत होती है। जब जंगली सुअर को घेरा गया, तब बाकी सभी की निगाहें केड़ा पर थीं। अब उसे शिकार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसने कभी किसी जानवर को मारा नहीं था। हाथ कांप रहे थे, दिल जोरों से धड़क रहा था और डर साफ झलक रहा था। ये देखकर ताऊ को गुस्सा आ गया। उसने केड़ा को डांटते हुए कहा, अगर तुम्हें जीना है तो लड़ना होगा, यही हमारा उसूल है, जो जीतेगा वही जिएगा, इससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। केड़ा की आंखों में अब डर के साथ साथ एक सवाल भी था, क्या वो वाकई इस दुनिया के लिए बना है? शाम ढल चुकी थी, जंगल में ठंडी हवा बह रही थी। कबीले के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ गए। वे उस सुअर के मांस को भूनकर खाने लगे। माहौल कुछ शांत हो चला था, लेकिन तभी अंधेरे में एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। ताऊ ने तुरंत सबको चेताया, होशियार रहो, कुछ है आसपास। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक खूंखार शेर झाड़ियों से निकल कर आया और पल भर में एक शिकारी को उठा ले गया। सब स्तब्ध रह गए, किसी के पास कुछ करने का समय नहीं था। अगली सुबह कबीले के लोग अपने साथी की याद में एक और समाधि बनाते हैं। अब वे आगे बढ़ते हैं। इन मीलों चलने के बावजूद उन्हें कोई बड़ा शिकार नहीं मिल पाता। थकावट बढ़ने लगती है। सूरज ढलने के साथ ही वे एक पहाड़ी गुफा में रुकने का फैसला करते हैं। उस रात पिता और बेटे की सबसे जरूरी बात होती है। ताऊ केड़ा के हाथ पर कुछ सितारों की आकृति उकेरता है। फिर वह कहता है, अगर कभी तुम रास्ता भटक जाओ तो इन सितारों को देखना, ये तुम्हें घर वापस लाएंगे। ये निशान हमारे कबीले की परंपरा है। हर योद्धा के हाथ पर ये होते हैं, ताकि वह कभी खो न जाए। फिर ताऊ उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, बेटा, एक मुखिया ही अपने झुंड की असली ताकत होता है, लेकिन
लेकिन वही सबसे ज्यादा बोझ भी उठाता है। हिम्मत ही उसका सबसे बड़ा हथियार होती है और आज नहीं तो कल तुम्हें ये बोझ उठाना ही पड़ेगा। सूरज की पहली किरण के साथ सब फिर से चल पड़ते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद जमीन पर गीली मिट्टी में जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। सब एक दूसरे की ओर देखते हैं। ये मौका था जिसका इंतजार था। सभी शिकारी सतर्क हो जाते हैं। वे जमीन पर रेंगते हुए धीरे धीरे भैंसों के झुंड के करीब पहुंचते हैं। हर एक की आंखें अपने निशाने पर टिक चुकी थीं और जैसे ही ताऊ इशारा करता है, भैंसें खतरे को भांपकर भागने लगती हैं। कुछ ढलान की ओर फिसलती है और तभी वही दृश्य सामने आता है जो कहानी की शुरुआत में देखा गया था। खाई के किनारे बाकी शिकारी जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि केड़ा अब भी एक चट्टान से लटक रहा है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उसका हाथ फिसलता है और वह जोर से एक पत्थर पर गिरता है। ताऊ चीखता है और बिना सोचे समझे नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई नहीं बचता। ताऊ वे उसे समझाते हैं तो खाई के किनारे बैठ जाता है। बार बार अपने बेटे को पुकारता है, लेकिन जंगल की खामोशी में सिर्फ उसकी ही आवाज गूंजती है। रात गहराने लगती है और ताऊ की उम्मीद भी। अगली सुबह सूरज की किरणें पत्थरों पर चमकती हैं, लेकिन कबीले के चेहरे पर सिर्फ अंधेरा है। सब दुखी मन से केड़ा की एक समाधि बनाते हैं। शिकार पूरा कर सब वापस लौट जाते हैं, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद एक गिद्ध केड़ा के शरीर के पास मंडराता है, जो नीचे पड़ा है, घायल पर अभी जिंदा। जैसे ही गिद्ध उसे नोचने आता है, केड़ा होश में आकर एक झटके से उसे दूर फेंक देता है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन जब वह अपने चारों ओर देखता है तो सिर्फ खाई की गहराई, जंगल की नमी और अकेलापन। वह चिल्लाता है, मदद के लिए पुकारता है, लेकिन सब जा चुके थे। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है और धीरे धीरे खाई का तल पानी से भरकर एक बहती हुई नदी में बदलने लगता है। केधा नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और पानी में गिरते ही बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह खुद को एक अनजान जगह पर पाता है, घायल, थका और अकेला। उसका एक पैर बुरी तरह मुड़ चुका था और उसमें सूजन आ गई थी। वह सबसे पहले पास की झील से पानी पीता है, फिर हिम्मत करके अपना पैर दो पत्थरों के बीच फंसा देता है। एक जोरदार चीख के साथ वह हड्डी को सीधा करता है। उसके बाद वह कुछ लकड़ियां खोजता है और एक सहारा बनाकर खुद को किसी तरह खड़ा करता है। धीरे धीरे चलते हुए वो उस जगह पहुंचता है जहां से वह गिरा था, लेकिन जब उसकी नजर अपनी ही समाधि पर पड़ती है, वो वहीं बैठ जाता है और टूट कर रो पड़ता है। अगली सुबह पानी पीने जाते वक्त उसकी नजर भेड़ियों के एक झुंड पर पड़ती है। वे उसकी ओर दौड़ते हैं। वह पेड़ की ओर भागता है, लेकिन एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। केड़ा दर्द से कराहता है, लेकिन अपने चाकू से भेड़िए पर हमला करता है। इससे वह घायल हो पीछे हट जाता है। केड़ा किसी तरह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। भेड़िए नीचे इंतजार में बैठे हैं। सुबह जब सूरज निकलता है, बाकी सारे भेड़िए जा चुके होते हैं, सिवाय उसे एक घायल भेड़िए के। केड़ा उतरता है, उसे मारने के लिए चाकू निकालता है, लेकिन जब उसकी नजर भेड़िए की आंखों में जाती है, वो उसे नहीं मारता, बल्कि उसकी मुंह को रस्सी से बांध देता है और उसे कंधे पर उठाकर पास की नदी तक ले जाता है। वहाँ उसका जख्म साफ करता है। भविष्य के खतरे को भांपते हुए केड़ा पास की एक गुफा में चला जाता है। वहाँ वह घायल भेड़िए के साथ रात बिताता है। अगली सुबह वह कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है, उन्हें पीसकर अपने जख्मों पर लेप लगाता है, फिर पानी पीने के लिए झुकता है। उसकी नजर उस भेड़िए पर जाती है। जब केड़ा देखता है कि भेड़िया अब आजाद हो चुका है, तो उसका दिल धड़कने लगता है, लेकिन वो शांत रहता है। धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ता है और भेड़िए की तरफ पानी बढ़ाता है। भेड़िया पहले तो घुर्राता है, कुछ ही देर में वो पानी पीने लगता है। केड़ा के इस व्यवहार से भेड़िए को एहसास होने लगता है ये दुश्मन नहीं है। भेड़िया अब शांत है पर जख्मी भी है। केड़ा उसके पास बैठता है, घावों को धोता है और अपने पास की जड़ी बूटियों से उस पर लेप लगाता है। केड़ा जंगल में निकलता है। उसे भूख सताने लगी थी। बहुत दिनों से कुछ ढंग का खाया नहीं था। वो एक खरगोश को पकड़ता है। गुफा में लौटकर वह लकड़ियां जमा करता है, पत्थरों को रगड़ता है और बहुत कोशिशों के बाद आग जला ही लेता है। थोड़ा सुकून, थोड़ी राहत। वह खरगोश को पकाकर खाता है। फिर वह भेड़िए की तरफ देखता है। वो मांस का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाता है। भेड़िया पहले सूंघता है, फिर खा लेता है। केड़ा आग के पास बैठा है। उसके हाथ पर सितारों का वो नक्शा चमक रहा है जो उसके पिता ने बनाया था। वो आसमान की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें भी अपने झुंड की याद आती होगी। मुझे भी अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो कैसे होंगे। क्या वे सोचते होंगे कि मैं मर गया? भेड़िया अब उसके पास आकर बैठता है। अगली सुबह केड़ा निकलने की तैयारी करता है। वो भेड़िए से कहता है, अब तू ठीक है, अब अपने झुंड में लौट जा। ये मेरा सफर अकेले का है। लेकिन जब वह चलने लगता है तो कुछ दूर बात सुनता है, पत्तों की सरसराहट। पलट कर देखता है, भेड़िया उसके पीछे पीछे आ रहा है। केड़ा रुकता है। वो एक लकड़ी फेंक कर डराने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया न डरा न पीछे हटा, बल्कि लकड़ी को मुंह में दबाकर केड़ा के पास लौट आया। अब केड़ा मुस्कुराता है। कुछ आगे बढ़ने पर दोनों
की नजर जंगली सुअरों पर पड़ती है। भेड़िया शिकार की ललक में दौड़ता है और एक सुअर को सीधा केड़ा की तरफ दौड़ाता है। केड़ा घबराकर पीछे हटता है और गिर जाता है। सुअर भाग जाता है। भेड़िया एक पल के लिए केड़ा को घूरता है। उसकी आंखों में थोड़ी निराशा थी। केड़ा शर्मिंदा नजरें झुका लेता है, लेकिन अगले ही पल भेड़िया उसकी तरफ धीरे धीरे आता है और उसकी बगल में बैठ जाता है। अब दोनों के बीच कुछ बदल गया था। केड़ा और भेड़िया, जिसे अब वह अल्फा कहता है, दोनों साथ मिलकर अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। एक रात वे एक सुरक्षित सी जगह पर डेरा डालते हैं, जहाँ कुछ पल सुकून के बिताते हैं। अगली सुबह दोनों साथ मिलकर शिकार करते हैं। अब वे न सिर्फ एक टीम बन चुके थे, बल्कि एक दूसरे की जरूरत भी। कहानी का सबसे खूबसूरत मोमेंट तब आता है जब दोनों एक झील में नहा रहे होते हैं। केड़ा हंस रहा है, अल्फा पानी में उछल रहा है। दोनों की आंखों में एक जैसी चमक है, दोस्ती, भरोसे और साथ की। अब केड़ा अकेला नहीं था, उसने भेड़ी को नाम दिया अल्फा। धीरे धीरे मौसम सर्द होता जा रहा था। चारों तरफ बर्फ की चादर फैल चुकी थी, पर अब ये दो साथी मिलकर हर मुश्किल का सामना कर रहे थे। इस बार दोनों ने मिलकर एक जंगली सुअर का बहादुरी से शिकार किया। रात को आग के पास बैठकर वे उसे खाते हैं। तभी केड़ा को कोई आवाज सुनाई देती है। वह सतर्क हो जाता है। झाड़ियों से एक और भेड़िया निकलता है। अल्फा का झुंड उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गया था। केड़ा समझ गया था अब अल्फा को अपने झुंड के साथ जाना चाहिए। वह भारी मन से अल्फा को जाने की इजाजत देता है। अल्फा कुछ पल रुकता है, फिर अपने साथी के साथ वहाँ से चला जाता है। अब सफर अकेले का था। चारों तरफ बर्फ, तूफान और सन्नाटा। रास्ते में उसे एक गुफा मिलती है, जहाँ वह रात बिताता है। सपनों में अपने माता पिता को देखता है, रोते हुए, उसे पुकारते हुए। आंखें खुलते ही वह फिर चल पड़ता है, अपने हाथ पर बने सितारों के नक्शे की मदद से। कुछ दिन बाद वह एक जमी हुई झील के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे दूर अल्फा और उसका झुंड दिखता है। खुशी में वह दौड़ता है, लेकिन वह जगह असल में बर्फ से जमी झील थी। अचानक बर्फ टूटती है और वह गहरे पानी में गिर जाता है। बाहर से अल्फा मदद करने की कोशिश कर रहा था। केड़ा किसी तरह चाकू निकालता है, बर्फ की परत को तोड़ता है और अल्फा की मदद से बाहर निकल आता है। वो कांपते हुए एक जगह आग जलाता है, गीले कपड़े उतारता है और खुद को गर्म करता है। अब अल्फा वापस उसके साथ था। सफर दोबारा शुरू होता है। कुछ दूर एक टेंट दिखता है, उम्मीद की एक झलक। पर पास जाकर पता चलता है वहाँ बैठा इंसान ठंड से मर चुका है। केड़ा दुखी होता है, पर उसके पास से एक धनुष ले लेता है, जो आगे काम आता है। रास्ते में जंगली कुत्तों का एक झुंड उनका पीछा करने लगता है। जान बचाने के लिए दोनों भागते हैं और एक गुफा में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद कुत्ते चले जाते हैं, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। गुफा असल में एक ब्लैक पैंथर की थी। तभी पैंथर लौटता है और केड़ा पर हमला कर देता है। अल्फा बीच में कूदता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। अल्फा कमजोर पड़ता है। केड़ा हिम्मत करके धनुष उठाता है और एक तीर मारकर पैंथर को ढेर कर देता है। अल्फा घायल होकर गिर जाता है। केड़ा उसका घाव साफ करता है, जड़ी बूटियां लगाता है। कई दिन चलने के बाद उन्हें एक समाधि दिखती है, उनके पूर्वजों की बनाई हुई। ये संकेत था कि अब कबीला दूर नहीं। केड़ा और अल्फा खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अल्फा अचानक गिर जाता है। अब उसमें चलने की ताकत नहीं बची थी। केड़ा उसे अपनी गोद में उठाता है और बर्फीले तूफान में आगे बढ़ता है। आखिरकार दूर उसे अपना कबीला दिखाई देता है। वह जैसे तैसे वहाँ तक पहुँचता है और दरवाजे पर गिर जाता है। उसके माता पिता दौड़ते हैं। उसे जीवित देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। केड़ा टूटती आवाज में कहता है, अल्फा को बचा लीजिए, और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो अपने घर में होता है। उसके चारों ओर उसका कबीला है और उसके पास लेटी है अल्फा। लेकिन अल्फा के पास कुछ छोटे छोटे पिल्ले भी हैं। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अल्फा असल में एक फीमेल भेड़िया थी और पूरी यात्रा के दौरान वह प्रेग्नेंट थी। फिर भी उसने हर मोड़ पर केड़ा की जान बचाई, हर तूफान में उसके साथ रही। केड़ा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह अल्फा को गले लगाता है और इसी एहसास के साथ केड़ा और अल्फा की ये अनोखी कहानी यहीं खत्म होती है।